Hello everyone, my name is Pragati and I welcome each one of you once again on my YouTube channel. The name of the channel is Making Economics Easy. और आज हम बात करेंगे एक दूसरे मेथड की जिसके थ्रू हम फार्म प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, विच इज ग्रीन रिवॉल्यूशन. बट बिफोर दैट वी विल हैव अ क्विक रिव्यू ऑफ आवर लास्ट वीडियो, वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड. So far we have talked about multiple cropping and how we can increase the farm production by multiple cropping. So what is a multiple cropping? Let's have a quick glimpse. To grow more than one crop on a piece of land during the year is called multiple क्रॉपिंग. राइट, तो इट मीन्स कि अगर एक पीस ऑफ लैंड है उस पर आप दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स एक विद इन पीरियड ऑफ टाइम या एक साल में आप उगा पा रहे हैं, तो दिस मेथड विल बी कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग. नाउ इन योर एनसीईआरटी बुक ऑफ क्लास 9 देयर इज वन क्वेश्चन रिटन आफ्टर दिस टॉपिक, जहां पे ये आपका टॉपिक खत्म हो रहा है मल्टीपल क्रॉपिंग का, दैट इज इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन एंड वाई. So what do you think, what should be the answer of this question? According to me, whatever we have understood and the conclusion that we have got from multiple cropping is that yes, if we will increase the area under irrigation, तो क्या होगा, लैंड एरिया अगर हम इरिगेशन में बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा फार्म का प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. तो yes, it is really important टू इंक्रीज द एरिया, लैंड ऑफ एरिया अंडर इरिगेशन, क्योंकि अगर ज़्यादा सिंचाई होगी तो ज़्यादा हमारा फार्म का प्रोडक्शन होगा. एंड इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी शुड अडॉप्ट डिफरेंट मेथड्स टू इंक्रीज द फार्म प्रोडक्शन सिंस लैंड इज स्टेबल एंड फिक्स्ड. नाउ द सेकेंड मेथड अबाउट विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसको हिंदी में हम हरित क्रांति भी कहते हैं. ये आपने आई थिंक ऑलरेडी पढ़ा होगा क्लासेस 6, 7 या 8 में, कहीं ना कहीं हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी के सेक्शन में मोस्ट प्रोबेबली ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डिस्कस की जाती हैं. सो इन क्लास 9 फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन. हरित क्रांति कब आई भारत में और इसके जनक कौन थे, हु वाज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स. सो ये जो सेकेंड मेथड है ग्रीन रिवॉल्यूशन का, इट इज ऑल्सो नोन एज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स फॉर हायर यील्ड्स. हायर यील्ड्स मतलब कि ज्यादा यील्ड यानी होता है प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का जब यूज किया गया तो इसी मॉडर्न फार्मिंग मेथड को हम ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति के नाम से जानते हैं. और ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो है HYV सीड्स, जिनको हम हायर यील्ड वेराइटी सीड्स भी कहते हैं. हायर यील्ड वेराइटी का मतलब ही हो गया कि ऐसे सीड्स जिनको अगर हम सो करते हैं तो जो हमारा प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा होगा. इट विल बी द लार्जर क्वांटिटी ओके विच कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दीज काइंड ऑफ सीड्स. सो ग्रीन रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो ये भारत में जो इसका एग्जिस्टेंस था, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस बिटवीन द डिकेड 1960 एंड 70. तो 1960s के टाइम पर ग्रीन रिवॉल्यूशन की एंट्री होती है इंडिया में. और इसके पीछे देयर इज अ वेरी फेमस पर्सन जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, दैट हु वाज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन. बट बिफोर दैट हियर वी आर यूजिंग अ वर्ड विच इज यील्ड. तो यील्ड का क्या मतलब होता है, यील्ड इज मेजर्ड एज crop produced on a given piece of land during a single season. It means कि चाहे वो खरीफ का सीजन हो या फिर रबी का सीजन हो, किसी भी एक सिंगल सीजन में, या फिर आप समर क्रॉप ही ग्रो कर रहे हैं, तो जो भी आपका क्रॉप है उसका जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन ही क्या कहलाएगा, यील्ड कहलाता है. सो ग्रीन रिवॉल्यूशन में आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के बारे में विच इज रिलेटेड टू हायर यील्ड वेराइटी सीड्स. सो डियर स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, ग्रीन रिवॉल्यूशन का थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देखते हैं, दैट हु ऑल वर द पीपल बिहाइंड ग्रीन रिवॉल्यूशन. सो इफ वी टॉक अबाउट द वर्ल्ड, so there is a very famous persona, his name is Mr. Norman Ernst Borlaug. He is known as the father of green revolution in world. So here I have included his picture and his one of the very famous quote which says that yet food is something that is taken for granted by most world leaders despite the fact that more than half of the population of the world is hungry. इन्होंने बहुत ही सही बात की है कि
फूड एक ऐसा चीज है, फूड आइटम्स या जो भी अन्न होता है, हम उसको हमेशा वी ऑलवेज टेक इट फॉर ग्रांटेड। हम ऐसे लेते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फूड तो सबको अवेलेबल हो जाता है। बट डिस्पाइट द फैक्ट, मतलब ये फैक्ट जानने के बाद भी कि आज भी पूरी आबादी, दुनिया की जितनी भी आबादी है, पॉपुलेशन है, उसके हाफ ऑफ द हिस्से को, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को हम फूड प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। एंड स्टिल समवेयर देयर आर अ मेजर लॉट ऑफ पीपल दोज हु स्लीप हंग्री। तो ये एक अपने आप में बहुत चिंताजनक विषय है जिस पे नॉर्मन बोरलॉग ने काम किया है ग्रीन रिवॉल्यूशन पे, और इन्होंने HYV सीड्स पे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया है। एंड ही himself brought different varieties of high yield seeds. Now if we talk about India, so the father of the green revolution in India is Mr. MS Swaminathan, and इनका भी मैंने एक फोटो इंक्लूड किया है because he is personally my favorite. I love studying about him and his thoughts, and whatever he has done for India, it really inspired me a lot. So he says that if agriculture fails, everything else will fail definitely, because if we don't have food, राइट तो आप क्या करेंगे? हम किसानों को, आज के टाइम पे भी जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, वी टॉक अ लॉट, वी टॉक फ्रॉम द साइड ऑफ फार्मर्स, वी टॉक समटाइम्स फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट, बट द ट्रेजेडी इज nobody is trying to sort out the things that what exactly is happening. and ज़्यादा से ज़्यादा लोग रूमर्स फैला रहे हैं, उस पर आपका अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, बट फार्मर्स जो कि हमारे बोलते हैं अन्नदाता हैं, दोज हु प्रोवाइड द फूड विच वी ईड, उनको ही हम इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं और उनके लिए आज हम कुछ नहीं करें। सो ग्रीन रिवॉल्यूशन इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसने हमारे इंडिया के, ना सिर्फ वर्ल्ड का, बट इंडिया का जो प्रोडक्शन है उसको मेनी फोल्ड्स इंक्रीज कर दिया। तो दैट इज अ वेरी बिग थिंग, और जिससे एक सबसे बड़ी समस्या जो भोजन की थी एंड ड्राउट का जो प्रॉब्लम इंडिया में था एंड मेनी अदर फैक्टर्स, जिससे काफी लोग भारत में भूखमरी के शिकार होते थे एंड दे वर बिलो पॉवर्टी लाइन, बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई ड्यू टू दिस ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसीलिए इसको हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। Now dear students, we will see the differences between the traditional seeds which are known as conventional seeds and the HYV seeds which came into existence through green revolution. तो ट्रेडिशनल सीड्स जब पालमपुर में फार्मर्स यूज करते थे, सो दे हैड वेरी लो यील्ड, उनका प्रोडक्शन बहुत कम होता था, सिंस दे यूज टू हैव नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज करते थे, जिनको हम लोग मैन्योर या फिर काउ डंक भी कहते हैं, इन सब का यूज करते थे। एंड ये जो सारी चीजें होती थी उनके पास readily available होती थी, they did not have to buy all these things, okay. And the last point is that very less water was required for less irrigation. So since they were using natural fertilizer, तो उनका जो water का consumption था वो भी बहुत कम होता था, and in very small part of the field they used to have the production of whatever they wish, okay. तो irrigation भी कम था, पानी भी कम लगता था, और नेचुरल फर्टिलाइजर यूज करते थे, तो उनका प्रोडक्शन भी कम रहता था। बट बेनिफिट्स क्या था ट्रेडिशनल सीड्स यूज करने का, कि जो लैंड होती थी उसकी फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी वो बनी रहती थी, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। एंड दूसरी चीज दैट जो अंडर वाटर, लाइक अंडरग्राउंड वाटर होता है, वो वाटर का कंजम्पशन भी बहुत अच्छे से फार्मर्स कर पाते थे, बिकॉज अंडरग्राउंड वाटर का उतना ज्यादा यूसेज नहीं था, इरिगेशन बहुत कम होता था। बट आफ्टर 1960s जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन की एंट्री होती है इंडिया में, कुछ इसके एडवांटेज भी हैं एंड देयर आर सम डिसएडवांटेजेस आल्सो ग्रीन रिवॉल्यूशन। सो फर्स्ट वी विल हैव अ लुक एट द एडवांटेज कि क्या फायदे थे ग्रीन रिवॉल्यूशन के। तो फायदा ये था सबसे पहला कि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया। First of all, the production, the yield was very much high. Do you know how? Because they used to use chemical fertilizer and pesticides. So अगर green revolution के टाइम पे जो भी HYV seeds introduce की गई थी, higher yield variety seeds,
उनको उगाने के लिए या उनको ग्रो करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स वर अ मस्ट. मतलब विदाउट दीज थिंग्स द प्रोडक्शन ऑफ HYV सीड्स और HYV क्रॉप्स वर नॉट पॉसिबल. तो अगर आपको HYV सीड्स यूज करना है तो आपको केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स ही यूज करना पड़ेगा. अब क्योंकि वो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे थे, सो दैट मीन्स कि आपका प्रोडक्शन इज गोइंग टू बी ऑन अ वेरी लार्जर एरिया एंड इट वुड बी वेरी इफेक्टिव. तो आपका इरिगेशन भी बढ़ गया. सो नाउ मोर वाटर वॉज रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन. सो द फार्मर्स दे स्टार्टेड इंस्टॉलिंग देयर प्राइवेट ट्यूबवेल्स. ओके, तो अब हर जगह ट्यूबवेल्स का यूज होने लगा और जो इरिगेशन था, अंडरग्राउंड वाटर का यूज भी बहुत ज्यादा बढ़ गया फॉर इरिगेशन. And the Green Revolution in the late 1960s introduced the Indian farmers to the cultivation of wheat and rice using high yielding varieties which are known as HYV seeds. And firstly the farmers of Punjab and Haryana and the western Uttar Pradesh, okay, they were the first to try out the modern farming method in इंडिया. तो उन्होंने वीट और राइस को भारत में उगाना शुरू किया. और वो कौन से फार्मर्स थे? वो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान थे जिन्होंने अपने अपने स्टेट्स में वीट और राइस का प्रोडक्शन शुरू किया. एंड द प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड मेनी फोल्ड. सो दिस वाज द बेनिफिट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन. बिकॉज उनका जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ा तो फार्मर्स क्या करते थे, उनका जो भी सरप्लस होता था वो उसमें से कुछ तो वो सेल आउट करते थे एंड सम ऑफ दी सरप्लस दे यूज टू कीप फॉर देमसेल्व्स. तो उनको अपने लिए भी कोई कमी नहीं होती थी एंड उनका प्रॉफिट भी होता था एज दे स्टार्टेड सेलिंग द वीट एंड राइस, ओके, विच दे हैव फ्रॉम दी HYV सीड्स. Now we will see that what is the disadvantage of ग्रीन रिवॉल्यूशन. वो कहते हैं कि किसी भी चीज के अगर प्रोज होंगे तो उसका कॉन्स भी होगा ही. अगर किसी चीज का कोई बहुत फायदा हो रहा है तो कहीं ना कहीं पे उसका कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होगा ही. तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक या फिर हम शॉर्टकमिंग कह सकें HYV सीड्स का ये था कि अगर आप एक किसान हैं और आपको HYV सीड्स यूज करनी है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के थ्रू टू इंक्रीज योर प्रोडक्शन, तो आपको खेती के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होने वाली है. दैट मीन्स यू विल बी रिक्वायरिंग plenty of water for irrigation and water अपने आप तो कहीं से आ नहीं जाएगा. That means you are going to use pump set, okay, irrigation के लिए from dams electricity will be generated, then you will install pump set or tube wells, okay, and from canals also the irrigation will take place, right. Now the second and the very big disadvantage for green revolution was the usage of chemical fertilizer and pesticides. क्योंकि HYV seeds को natural fertilizer के साथ उगाया नहीं जा सकता है because इनका production काफी बड़े level पे होता है. And the last thing is that you need HYV seeds. That means HYV seeds के लिए you need the seed, you need the fertilizer and the pesticides, and along with that you need very much, and I can say plenty of water and especially the underground water. तो अब ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसलिए हो गया क्योंकि धीरे धीरे जैसे HYV सीड्स का यूसेज स्टार्ट हो गया तो जो सॉइल की जो फर्टिलिटी थी वो खत्म होती गई. Okay, and in many areas green revolution is associated with the loss of soil fertility, okay, due to increased use of chemical fertilizer. This is the major drawback. And also continuous use of ground water, लगातार जो ground water use किया जाने लगा for tube well irrigation. This has led to the depletion of water level in the village. तो ये सारे जो disadvantages थे ये ग्रीन रिवॉल्यूशन से होने लगे. दो फायदा इसका ये हुआ दैट द व्हीट ग्रोन फ्रॉम ट्रेडिशनल सीड्स इन द विलेज पालमपुर अर्लियर वर 300 kg per hectare, but after using the HYV seeds it has grown to 3200 kg per hectare. तो एक तरफ प्रोडक्शन तो हमारा मेनी फोल्ड जस्ट डबल से भी ज्यादा हो गया, बट इसका डिसएडवांटेज कि जो लैंड की सस्टेनेबिलिटी थी उस पर एक क्वेश्चन मार्क उठ गया. दैट विल द लैंड कंटिन्यू टू प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ
crop which we are producing now with the HYV seeds. So we will discuss more about this, okay, in our next video.